अस्सलामु अलैकुम। आज हम शुरू करेंगे सबक नंबर 5 मौलाना हसरत मोहानी। इसके मुसन्निफ नूरुल हसन नकवी है। मौलाना हसरत मोहानी को तो सब जानते ही होंगे। अजीम शान लीडर रह चुके, ये एक रहनुमा थे मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए। सबसे पहले पढ़ेंगे पहली बात, हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। सबको पता है हमारा मुल्क कब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेज हिंदुस्तान में ताजिर बनकर आए और धीरे धीरे वो हमारे मुल्क पर काबिज हो गए। अब देखो बच्चों, क्या हुआ था, अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे ताजिर बन के। मतलब वो जब हिंदुस्तान में आए थे तो सिर्फ ये कह रहे थे कि हम ताजिर रहेंगे, मतलब हम सिर्फ तिजारत करेंगे, सामान की लेन देन करेंगे और कोई भी मामले में ज़रा भी दखल अंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन धीरे धीरे क्या किया उन लोगों ने, धीरे धीरे वो मुल्क पर कब्जा करने की कोशिश करने लगे और कब्जा कर लिया। उनके जुल्म सितम से मुल्क की अवाम तंग आ गई। अब जो लोग थे वो जुल्म सितम करने लगे लोगों पर, तो वो मुल्क की अवाम, जो सारे लोग थे वो तंग आ गए और उनके खिलाफ बगावत करने की ठानने लगे। उनके खिलाफ मतलब वो उनके जुल्म से छुटकारा पाने के लिए लोग तजवीज़ करने लगे और बहुत सारे चीज़ों को सोचने लगे कि कैसे अंग्रेज़ों से छुटकारा मिले। उन्होंने बगावत के तरीक़ों को अपनाया। अब लड़ने की ठान ली थी लोगों ने, हिंदुस्तानी लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ, लेकिन वो बहुत ताकतवर और बहुत चालाक लोग थे। वो जैसे धीरे धीरे हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिए, वैसे ही वो लोगों पर जुल्म सितम ढाने लगे थे। हिंदुस्तान के रहनुमा अवाम के साथ थे। अब जो रहनुमा थे, बहुत सारे रहनुमा रहे ना आज़ादी के, तो वो रहनुमा सब अवाम के साथ थे। वो सब लड़ाई में सारे लोगों का साथ दे रहे थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें भी कैदो बंद की सजाएं दे दी। अब जो रहनुमा थे जिन्होंने बीड़ा उठाया था कि वो हिंदुस्तान को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे लोग, उन्हें भी अंग्रेज़ों ने कैदो बंद कर दिया, उन्हें भी सजाएं देने लगे। अब महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसे आज़ादी के रहनुमाओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला। अब ये जो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये सब रहनुमा, ये सब उनके खिलाफ मोर्चा करने लगे। ये कैसे हुक्मरान थे, ये ऐसे थे जो जिनका वो था, जिनका मकसद था अदम तशद्दुद। मतलब वो किसी को मार कर, किसी से झगड़े फसाद करके उन्हें आज़ादी नहीं चाहिए थी। वो अलग किस्म के थे और दो बदू लड़ने की बजाय उन लोगों से अमन और शांति की राह अपनाई। मतलब वो रहनुमा, ये जो ऊपर अभी बताया है, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये अमन और शांति की राह अपनाए थे। मतलब अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई करने की बजाय शांति से, अदम तशद्दुद से इन्हें आज़ादी चाहिए थी। लेकिन और भी दूसरे रहनुमा थे जिन्हें ईंट का जवाब पत्थर से देना था। मतलब वो लोग मुकम्मल तौर पर आज़ादी चाहते थे, वो फौरी तौर पर अंग्रेज़ों को हराना चाहते थे, मतलब लड़ाई झगड़े से, वैसे वो देश को आज़ादी दिलाना चाहते थे। वो रहनुमा कौन थे? लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, बपन चंद्र पाल वगैरह ने इंतहा पसंदी को अपनाया। मतलब वो लोग इंतहा पसंद थे, मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसे टाइप के वो थे। मतलब दो दल थे हिंदुस्तान में आज़ादी के लिए, एक अमन शांति के लिए और दूसरा फौरी तौर पर आज़ादी के लिए। आज़ादी के उन मतवालों में मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी भी थे। अभी जिनके बारे में सबक बताया गया है, मौलाना हसरत मोहानी, वो कैसे थे? वो भी उन आज़ादी के मतवालों में थे, दूसरे टाइप में, अमन शांति वालों के साथ नहीं थे, वो दूसरे दल में थे। मौलाना हसरत मोहानी का पूरा नाम क्या था? मौलाना फजलुल हसन हसरत मोहानी। उन्होंने गैर मुल्की माल की मुखालिफत की। वो गैर मुल्की माल के बहुत खिलाफ थे, मतलब वो बाहर के माल बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो हिंदुस्तान के बनी चीज़ों को ही अपनाना चाहते थे और वही खरीदना चाहते थे। उन्हें जो बाहर से चीज़ें आती थी उन्हें लेना उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था, वो उसके सख्त खिलाफ थे। अंग्रेज़ों ने उन्हें बामुशक्कत कैद की सज़ा सुनाई और वो कैद में महीनों चक्की पीसते रहे। अब लड़ाई के दौरान अंग्रेज़ों ने उन्हें भी सज़ा दी, उन्हें बामुशक्कत कैद की सज़ा दी। दूसरे हुक्मरान के साथ साथ इन्हें भी सज़ा हुई और वो कैद में महीनों तक चक्की पीसते रहे।
ذیل کے سبق میں مولانا کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو پیش کیا گیا ہے. اب یہ سبق ہے, اس میں مولانا حسرت موہانی کے جو آزادی کی جنگ میں جو ان کی شخصیت کے پہلو تھے انہیں اجاگر کیا گیا ہے, کس طرح انہوں نے اپنی انتہا پسندی سے دیش کو آزاد کرانے میں اپنا دوسرے حکمرانوں کا ساتھ دیا. ٹھیک ہے, اب نور الحسن نقوی سے جان پہچان کریں گے. نور الحسن نقوی 1933 میں امروہہ میں پیدا ہوئے. انہوں نے اعلیٰ تعلیم علی گڑھ اور دلی یونیورسٹی میں حاصل کی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ اردو میں لیکچرر ہو گئے. ٹھیک ہے, وہ اعلیٰ تعلیم علی گڑھ اور دلی یونیورسٹی میں انہوں نے حاصل کری اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں اردو کے لیکچرر ہو گئے, مطلب اردو کے ٹیچر ہوئے. انہوں نے سر سید اور مصحفہ پر تحقیقی کام کیا اور ان دونوں شخصیتوں پر کتابیں لکھی. یہ دو مصنف ہیں, اعلیٰ ترین شاعر اور مصنف رہے ہیں سر سید احمد خان اور مصحفہ. یہ دونوں پر بہت ساری انہوں نے تحقیق کی, مطلب معلومات حاصل کی ان کے بارے میں, ان کی شخصیت کے بارے میں, اور ان پر کتابیں لکھی. تلسمی داس کی رام چرت مانس ان کا انہوں نے اردو میں ترجمہ کیا. خاکہ نگاری میں ان کا نام اہمیت رکھتا ہے. تصویروں اجالوں کی ان کی خاکوں کا مجموعہ ہے. تصویریں اجالوں کی ان کی خاکوں کا مجموعہ ہے, مطلب وہ جو خاکہ نگاری کرتے تھے اس کا ایک ٹاپک دیا گیا, مطلب ایک بتایا گیا کیا لکھا ہے انہوں نے, تصویریں اجالوں کی. انہوں نے اردو ادب کی تاریخ اور فن تنقید اور اردو تنقید نگاری نامی کتابیں بھی لکھی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تھی جان پہچان نور الحسن نقوی سے. اب ہم مولانا حسرت موہانی کے بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے, ان کے حب الوطنی کے جذبے کو جو پیش کیا ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے. ٹھیک ہے, پہلا پیراگراف. مولانا حسرت موہانی کی شخصیت میں کوئی ایسی دل فریبی نہیں تھی کہ جو پہلی بار ملے غرویدہ ہو جائے, لیکن جن خوش نصیبوں نے انہیں نزدیک سے دیکھنے کا موقع ملا وہ ان کی عظمت کے قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے. اب اس میں بتایا کہ مولانا حسرت موہانی کی شخصیت اتنی خاص نہیں تھی, اتنی کوئی دل فریب نہیں تھی کہ جو ہر کوئی ان سے ملنے کو مطلب ملنا چاہے. اتنے وہ پاپولر نہیں تھے, اتنے مشہور نہیں تھے, اتنے ان کی شخصیت میں کوئی خاصیت نہیں تھی, لیکن جو خوش نصیب انہیں نزدیک سے دیکھنے کا موقع مل چکا ہے انہیں, وہ ان کی عظمت کے قائل ہوئے بنا نہیں رہ سکتے. مطلب وہ ان کے بارے میں مطلب جو انہوں نے جو ہندوستان کے لیے کیا ہے وہ سب سن کے ان کے قائل, مطلب ان کے بارے میں بولے بنا نہیں رہ سکتے. مطلب جو انہیں نزدیک سے جان چکا وہ ان کے بارے میں پوری طرح جان چکا ہے وہ کتنے اعلیٰ ترین انسان تھے. ٹھیک ہے, مولانا ان لوگوں میں تھے جو آنے والی نسلوں کی رہنمائی کے لیے وقت کے ریگزار پر اپنے قدموں کے نشان چھوڑ جاتے تھے. مطلب مولانا حسرت موہانی ایسے تھے کہ وہ اپنے کام جو انہوں نے کیے ہیں وہ آنے والی نسلوں کے لیے رہنمائی کے طور پر اپنے نشان چھوڑ جائے. مطلب جو ان کے بعد میں جو آنے والی نسل ہے وہ انہیں دیکھ کر کچھ سیکھے کہ کس طرح انہوں نے دیش کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے اور اتنی ہمت اور حب الوطنی کا جذبہ دکھایا ہے دیش کو آزاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی فکر و استغنا اور اثار و خلوص کا بے نظیر مجموعہ تھی. اب فکر و استغنا مطلب بے فکری اور مفلسی, وہ بہت غریب اور بے فکر انسان تھے. اثار و خلوص کا بے نظیر مجموعہ تھی, مطلب قربانی اور خلوص کا وہ بے نظیر مجموعہ تھے. بہت سارے ان کی زندگی میں یہی سب تھا, بس بے فکر اور مفلسی اور اثار و خلوص مطلب قربانی, اپنے آپ کو جو قربانی کا جذبہ تھا ان کے اندر وہ بہت زیادہ تھا. وہ ایک بے مثال شخصیت تھے. انہوں نے دیش کو آزاد کرنے کے لیے بہت ساری جنگیں لڑی ہیں اور اپنے آپ کو بہت اس دیش کے آگے بہت اپنے آپ کو انہوں نے رکھا ہے خود سامنے لا کر. ٹھیک ہے, انگریزوں کے سامنے جو ہمت انہوں نے صرف ان کے ہی پاس تھی دکھانے کے لیے. حسرت علی گڑھ میں زیر تعلیم تھے کہ تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے.
उस जुर्म में 3 बार कॉलेज से निकाले गए, कई बार कैद बा मुशक्कत की सज़ा भुगती। हजरत जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ रहे थे, तो जब आज़ादी की तहरीक स्टार्ट हुई थी, जब वो वाबस्ता हुए थे उससे, तो वो जुर्म में वो 3 बार कॉलेज से निकाले जा चुके थे और कई बार उन्हें कैद बा मुशक्कत की सज़ा भी भुगतनी पड़ी। और एक एक दिन में मन भर आटा पीसते थे वो, मतलब इतनी उन्हें सज़ा मिलती थी। तहरीक की हिमायत में उन्होंने एक रिसाला उर्दू मोहल्ला जारी किया, जिसे बेबाकी और साफ गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। अब उन्होंने तहरीक आज़ादी के हिमायत में उन्होंने एक रिसाला, एक मैगज़ीन उन्होंने लिखी उर्दू मोहल्ला, और उन्हें जारी किया, उसे पब्लिश किया, लेकिन जिसकी बेबाकी और साफ गोई की पादाश में बंद करना पड़ा। लेकिन वो सब दुश्मन थे, वहाँ कोई नहीं चाहता था जिस तरह वो करते थे, वो सब उनके खिलाफ रहते थे। तो पादाश से मुराद सज़ा, उन्हें सज़ा के तौर पर वो जो रिसाला उन्होंने जारी किया वो उन्हें बंद करना पड़ा। प्रेस और कुतुब खाना जब्त हुआ, जो प्रेस और कुतुब खाने में वो शाये हुआ था वो बंद कर दिया गया सज़ा के तौर पर। क्यों हसरत मोहानी का साथ देके उन लोगों ने ये सब किया, तो उन्हें भी सज़ा मिली। मज़ामीन के मसूदात उनकी आंखों के सामने नजर आतिश किए गए। अब मज़ामीन के मसूदात से मुराद मसूदा की जमा कलमी तहरीरें, जो तहरीरें उनके पास थी, उनकी आंखों के सामने नजर आतिश कर दी गई, मतलब बंद कर दी गई, जला दी गई सबकी सब। कॉलेज की हुदूद में दाखिला ममनू हो गया। जो कॉलेज का हुदूद था, कॉलेज का जो कैंपस था, उसमें उन्हें आने की मनाही कर दी गई, उन्हें नहीं आने दिया गया। क्यों? क्योंकि वे तहरीक आज़ादी के लिए खड़े हुए थे ना, उसके लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, तो सब उसके खिलाफ हो गए और उन्हें कॉलेज में भी आने से मना कर दिया गया। तो शहर में किराए का मकान और स्वदेशी तहरीक को फ़रोग देने के लिए, अब स्वदेशी तहरीक मतलब अपने मुल्क की तहरीक को फ़रोग देने के लिए उन्होंने एक स्वदेशी स्टोर खोल लिया, जिसका कॉलेज के स्टाफ और तलबा की तरफ से बाइकाट किया गया। अब उन्हें फिर भी तहरीक करनी थी, तो वो क्या करते हैं, स्वदेशी तहरीक जो उनके पास दिमाग में थी उसको फ़रोग देने के लिए वो एक स्टोर खोलते हैं। ठीक है, अब सब तरफ से जब उन्हें बाइकाट मिल गया, कोई साथ नहीं दे रहा था, तो उन्होंने अपने दम पर किराए का मकान और वहाँ पर स्वदेशी स्टोर खोला, और जितने भी कॉलेज के जो स्टाफ थे, जो उनके तलबा थे साथ में पढ़ने वाले, वो सब उन्होंने उनका बाइकाट कर दिया, मतलब मनाही कर दी, उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया। जेल गए तो गुजर औकात के लिए उनकी बीवी ने दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचा, और किसी हमदर्द ने माली मदद करना चाही तो यही कहकर इनकार कर दिया कि हसरत साहब ने किसी का सहारा लेना गवारा नहीं किया, तो मैं कैसे कबूल कर लूं। अब जब उन्हें सज़ा के तौर पे, जब उन्होंने ये सब स्वदेशी स्टोर खोला, तो उन्हें सज़ा के तौर पर जब जेल जाना पड़ा, जेल गए तो गुजर औकात थोड़े दिनों के बाद उनकी बीवी जो थी निशातुन्निसा बेगम, उन्होंने, वो भी एक बहुत अच्छी वो रह चुकी है, हिंदुस्तान की लड़ाई के लिए उन्होंने भी बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं। उनकी बीवी जो थी वो दुकान पर बैठकर कपड़ा बेचने लगी, और अगर कोई जो उनका हमदर्द, जो उनसे हमदर्दी करना चाहता था, मतलब थे कुछ दुश्मन के साथ, उनके दोस्त भी थे, तो वो हमदर्दी उनकी करना चाहते थे, कुछ माली मदद करना चाहते थे, कि उनके हालात ख़राब हो चुके थे ना, बीवी बच्चे थे, तो वो जेल जा चुके थे और हर तरफ से उनकी कोई मदद नहीं थी, हर तरफ से उनका बाइकाट हो गया था। तो वो कोई माली मदद अगर करना चाहता था तो उनकी बीवी मना कर देती थी कि जब हसरत साहब किसी का सहारा नहीं ले रहे हैं, उन्हें गवारा नहीं है, तो मैं कैसे ले लूं, तो वो मना कर देती थी। देखिए अब बीवी में भी कितना खुददारी थी कि जब उनके हस्बैंड ने मना कर दिया है तो वो खुद भी अपनी खुददारी से मना कर देती थी, खुद कपड़ा बेचते बैठ गई दुकान पे, लेकिन किसी से कोई मदद उन्होंने जरा भी नहीं ली। समझ में आ रहा है किस तरह का उनके पास जज्बा था हुब्बुल वतनी, किस तरह से उन्होंने अपने हस्बैंड का साथ दिया बुरे वक्त में। जेल ही में थे कि बेटा बीमार पड़ा, हालत बिगड़ी और दुनिया से रुखसत भी हो गया।
मगर हक्काम ने बाप को मुतला करना भी जरूरी ना समझा। अब वो जेल में ही थे कि उनका बेटा बीमार पड़ गया था और उसकी हालत बहुत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी और वो दुनिया से रुखसत भी हो गया। लेकिन जो जेल के हक्काम थे, जो जेल के सिपाही थे, जेल के जो चौकीदार थे, उन्होंने बाप को मुतला नहीं किया। मतलब उन्होंने हजरत मोहानी को बताया भी नहीं कि उनके बेटे का इंतकाल हो गया है, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, किस तरह उनके बीवी बच्चे किस मुश्किलों में थे, किसी ने भी उनके सामने ये जिक्र नहीं किया। उन्हें ज़रूरी नहीं समझा ये सब बताना। बहुत दिन बाद जब उस जाह का हादसे की इत्तला मिली तो हसरत सिर्फ आह भरकर रह गए। उस जाह का से मुराद, जाह का मतलब होता है जान को तकलीफ देने वाला। इस कदर तकलीफ देने वाला वो हादसा था कि वो बाप जेल में है और उसके बच्चे का इंतकाल हो जाए। तो वो जान को तकलीफ देने वाले हादसे की जब उन्हें इत्तला मिली तो हसरत सिर्फ आह भरकर रह गए। आह भरकर रह जाना मतलब सिर्फ ये कह दिया, अरे इंतकाल हो गया, मतलब वो एक सांस लेके रह गए अंदर ही अंदर, कुछ कर नहीं पाए, आह भरकर रह गए। उन्हें बहुत तकलीफ हो गई लेकिन वो जरा भी जता नहीं पाए, सिर्फ आह भरकर रह गए। क्या रे इंतकाल हो गया, बस। समझ में आया किस तरह उन्होंने नहीं जताया। तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। अब जब तहरीक आज़ादी, जब वो बरगो बार लाना मतलब तहरीक आज़ादी का दरख्त, जब तहरीक आज़ादी का जब नतीजा सामने आया, बरगो बार लाना मतलब नतीजा सामने आया, तो उसकी फसल का लोगों में बंटवारा हुआ। तो वो जो फसल थी, मतलब वो जो नतीजा था वो सामने आया, तो उसका जब बंटवारा हुआ तो किसी के हिस्से में धन दौलत आई, किसी ने शोहरत पाई, किसी को सिर्फ इज्जत मिली, मगर हसरत को कुछ भी ना मिला। अब जब नतीजा सामने आया तहरीक आज़ादी का, तो किसी को धन दौलत मिल रही है, किसी को शोहरत मिल रही है, लेकिन हसरत के इसमें कुछ भी नहीं आया, उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो अंग्रेजों के बिल्कुल खिलाफ थे ना, तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला। वो किसी सिला व सताइश के तलबगार भी ना थे, उन्हें किसी चीज की जरूरत भी नहीं थी, वो कोई चीज तलब भी नहीं करते थे कि उन्हें कुछ चाहिए। उन्हें इनाम मिला तो ये कि उनके अपनों ने कहा, बड़े मियाँ सठिया गए हैं, फहमो फिरासत से महरूम है, सियासी शऊर से बेबहरा है। अब उन्हें इनाम मिला, क्या इनाम मिला कि उनके अपने खुद ये कहने लगे कि सठिया गए हैं, उनके पास कोई अक्ल नहीं है, वो उनके पास कोई शऊर नहीं है। बेबहरा मतलब महरूम रहना, फहमो फिरासत मतलब अक्लमंदी, मतलब उनके अपने उन्हें ये कह रहे हैं कि ये सठिया गए हैं, इनके पास अक्ल नहीं है। और ये जो सियासत है, जो सियासी शऊर होता है, सियासत मतलब जो पॉलिटिक्स खेली जाती है, अब वो अंग्रेजों के ज़माने में सब अंग्रेजों का साथ दे रहे थे, तो वो साथ देने में उन्हें किसी को धन दौलत सब कुछ मिलता है, लेकिन उन्हें कुछ मिलता है नहीं। क्यों? क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़े होते हैं। तो सब जो उनके अपने थे वो सब क्या बोलते हैं, ये सठिया गए हैं, इनके पास अक्ल नहीं है और इन्हें पॉलिटिक्स का कोई शऊर नहीं है, वो बेबहरा है, मतलब वो हर चीज़ों से महरूम है। उन्होंने कुछ भी ना पाया, कुछ भी तो ना पाया, ना यगानों से ना बेगानों से। यगानों मतलब अपने, बेगानों मतलब दूसरे। ना उन्होंने अपनों से कुछ मिला, ना उन्हें बेगानों से कुछ मिला, मगर ये हसरत ही थे जो हमें सरफराजी की एक लाजवाल दौलत अता कर गए। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, लेकिन ये हसरत ही थे जिन्होंने सरफराजी मतलब इज्जत, लेकिन ये हसरत मोहानी थे जिन्होंने हमें इज्जत की एक दौलत अता कर गए। उन्होंने कितनी इज्जत कमाई? उन्होंने अपना सर झुकाया? नहीं, उन्होंने इज्जत की एक लाजवाल दौलत अता कर गए। हम हमेशा सर उठा के कह सकेंगे कि जब मुल्क के बड़े बड़े सूरमा आज़ादी कामिल का नाम लेते घबराते, तो एक मर्द मुसलमान उर्दू के एक शायर व अदीब ने हजार मुखालिफत के बावजूद हजारों के मजमे में फौरी और मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। समझ में आया? सारों ने जब सर झुका दिया तो एक मर्द मुसलमान था, एक ऐसा इंसान था जिसने, एक शायर व अदीब था जिसने हजारों बड़े बड़े जो सूरमा थे, मतलब जो अंग्रेज
ताजिर थे, बड़े बड़े सूरमा, उनके आगे जो लोग उनके सामने जाने से घबराते थे, आज़ादी का नाम उनके सामने नहीं ले पाते थे क्योंकि वो सब डरपोक थे। लेकिन एक ऐसा मर्द मुसलमान था जिन्होंने सारों की मुखालिफत के बावजूद भी सारे मजमों में उन्होंने फौरी तौर पे जल्द अज जल्द मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की। मतलब उन्हीं के पास मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ का जज्बा था। सबके सब डर चुके थे, लेकिन हसरत मोहानी के दिल में जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था वो कहीं नहीं गया। उन्होंने हम जैसे इंसान को, जो हम आज के इंसान हैं, जब हम याद करते हैं तो कैसे याद करते हैं कि वो एक ऐसा इंसान था जिन्होंने सबको इज्जत दे दिया था और सबको एक हिम्मत दे दिए थे कि किस तरह उन्होंने अंग्रेजों के सामने सर नहीं झुकाए थे और अपना तजवीज़ पेश करने की, मतलब अपना जो उन्हें आज़ादी चाहिए थी उसके लिए उन्होंने अपना मुतालबा सामने रखा। ये और बात है कि कोई जवां मर्द उसकी आवाज़ में आवाज़ ना मिला सका। ये और बात है कि उनके साथ कोई भी इंसान उस वक्त खड़ा नहीं हुआ था। सब ने मौलाना हसरत मोहानी को अकेला छोड़ दिया था। सिर्फ वो ही एक इंसान थे जिन्होंने मुकम्मल आज़ादी का, मतलब हमें पूरी तरह आज़ादी चाहिए, इसका मुतालबा अंग्रेज़ों के सामने रखा था। ठीक है, इस वाक़ये का जिक्र करते हुए मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिखते हैं। अब ये वाक़या जो हुआ था इसके जिक्र करते हुए मौलाना सैयद सुलेमान नदवी लिख रहे हैं कि अहमदाबाद में कांग्रेस का एक तारीखी जलसा था। मोहम्मद अली, कांग्रेस का एक तारीखी जलसा था, मतलब एक कांग्रेस पार्टी थी, ठीक है, होती ना कांग्रेस पार्टी थी, तो उसका एक जलसा था तारीखी। मोहम्मद अली शौकत अली, अबुल कलाम नजरबंद थे, बाकी हजरात शरीक थे। अब इसमें नजरबंद मतलब अरेस्ट थे, वो लोग जेल में थे। कौन जेल में था? मोहम्मद अली शौकत अली और अबुल कलाम, ये सब जेल में थे। नजरबंद मतलब जेल में थे, अरेस्ट थे। बाकी हजरात शरीक थे, बाकी सब जो कांग्रेस के थे वो सब वहां पे थे, एक्सेप्ट दो। कौन दो? मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम। ठीक है, डॉक्टर अंसारी और सैयद महमूद के साथ उजलास में मैं भी था। अब डॉक्टर अंसारी और सैयद महमूद के साथ उजलास में मैं भी था, मैं मतलब सैयद सुलेमान नदवी बता रहे कि मैं भी था उस उजलास में। उजलास के पंडाल से बाहर एक शामियाने में मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा था। अब वो शामियाने में मतलब एक पंडाल जैसा शामियाना था, उस वहाँ पे मगरिब के बाद मुसलमानों का जलसा रखा गया था। मतलब उन्हें गांधी जी खास तौर से मुसलमानों से कुछ कहने के लिए आए थे। इतने में देखा कि कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी से घबराए हुए भागते हुए, सब्जेक्ट कमेटी मतलब मौजू तय करने वाली कमेटी, समझ में आ रहा है कि वहां जलसे में गांधी जी को कुछ लोगों से कहना था, मतलब आज़ादी के बारे में रिलेटेड बहुत सारी बातें बोलनी थी। तो कांग्रेस की सब्जेक्ट कमेटी से घबराते हुए भागते हुए दो वॉलेंटियर आए। वॉलेंटियर मतलब वहां के जो वॉलेंटियर होते हैं ना, रजाकार, वो आए और गांधी जी से निहायत इस्तराब के साथ कहने लगे। अब गांधी जी से उन लोग निहायत ही इस्तराब में कहते हैं, जल्दी चलिए, मतलब घबराते हुए, इस्तराब मतलब घबराते हुए कहते हैं कि जल्दी चलिए, कमेटी में हसरत मोहानी साहब ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश कर दी है। अब वो सारे लोग इजलास में सोचते ही हैं, सब बातें ही होती है कि मुसलमानों को क्या बताना है। तो वॉलेंटियर तो भागते हुए आते हैं और जल्दी जल्दी में बोलते हैं कि गांधी जी को कहते हैं कि जल्दी चलो, मौलाना हसरत मोहानी ने वहां पर अंग्रेजों के सामने मुकम्मल आज़ादी की करारदाद पेश कर दी है और किसी तरह वापस नहीं ले रहे हैं। अब वो कैसे थे? जो एक बार बात कह दी सो कह दी, उससे पीछे हटने वाले बिल्कुल भी नहीं थे। तो वो क्या करते हैं, उस इजलास में पेश कर देते हैं कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। ऐसा मालूम हो रहा था कि फिजा में कोई गैबी गोला पड़ा हो, ऐसा फील हो रहा था कि कोई गैबी गोला पड़ना मतलब एक निहायत ही मुसीबत आ गई है, अचानक नाजिल हो गई है। मतलब सबको ऐसा फील हो रहा था कि ये क्या कर दिया हसरत मोहानी ने, मुकम्मल आज़ादी का करारदाद कैसे वो अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं। सबको ये एक मुसीबत लग रही थी और किसी तरह वापस भी नहीं ले रहे थे। गांधी जी घबराए हुए जलसे से उठकर सब्जेक्ट कमेटी की तरफ रवाना हो गए। अब वो सब्जेक्ट कमेटी मतलब मौजू जो रखती है ना, अब क्या मौजू को आगे बढ़ाना है, तो वो सब्जेक्ट कमेटी
उसे बोलते हैं। तो वो फटाफट जाते हैं सब्जेक्ट कमेटी की तरफ। हसरत बदस्तूर अपनी बात पर जमे हुए और और नोटिस दिया कि वो उसे खुले इजलास में पेश करेंगे। अब वो सबको कह देते हैं, बदस्तूर अपनी बातों पे टिके रहते हैं कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, और वो सबको नोटिस भी देते हैं कि मैं उसे बड़े इजलास में भी, जब खुला इजलास होगा बड़ा एक जब कमेटी बैठेगी तो मैं उसके सामने भी पेश करूंगा कि मुझे मुकम्मल आज़ादी चाहिए। मतलब वो बिला डर थे, एकदम निडर इंसान थे, बाहिम्मत, हुब्बुल वतनी के जज्बे के साथ वो अपनी सारी करारदाद पेश करते हैं वहां पर भी, और वो बोलते हैं, नोटिस भी देते हैं कि मैं डरता नहीं हूं, मैं खुले इजलास में भी ये बात को पेश करूंगा। चुनांचा वो वक्त आया जब खुले इजलास में हसरत मोहानी ने हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश की, और उन्होंने आंखों ने देखा कि हज़ारों के मजमे में एक आवाज़ भी उनकी तायद ना उठी। अब वो वक्त आ गया जब उन्होंने खुले इजलास में ये बात रख दी कि उन्हें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, और सारे के सारे जो लोग थे उसमें से मजमे में, जो मजमा था लोगों का ढेर, उसमें से एक आवाज़ भी उनके साथ खड़ी नहीं थी। मतलब वो अकेले मुकम्मल आज़ादी की तशवीश कर रहे थे। अच्छा, ये मुकम्मल आज़ादी जो ऊपर बार बार हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? आज़ादी तो आज़ादी होती, मुकम्मल क्यों? मुकम्मल से मतलब ये हुआ कि अंग्रेज, हमें जो आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को मिली थी, ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने हमें आज़ादी 1930 में ही दे दी थी। अब ये हुआ ना कि हमारा आज़ादी का दिन तो 15 अगस्त 1930 होना चाहिए, लेकिन ये 1947 क्यों है? क्योंकि 1930 में अंग्रेजों ने हमें आधी आज़ादी दी थी, हमें सिर्फ और सिर्फ गुलामी में ही रखा था, सिर्फ आज़ादी का ढोंग रचाया था। कैसे? 1930 में उन्होंने क्या कहा, तुम आज़ाद हो, लेकिन जो बड़े बड़े फैसले होते हैं पॉलिटिक्स के, वो अंग्रेज खुद लेंगे, और छोटे मोटे फैसले वो सब हिंदुस्तानियों को दे दिया। यही वजह थी कि मौलाना हसरत मोहानी को ये छोटी सी आज़ादी कबूल नहीं थी, उन्हें पूरी तरह आज़ाद होना था। इसीलिए 1930 के बाद भी 1947 तक मौलाना हसरत मोहानी एक ही बात पे थे कि हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए। समझ में आया मुकम्मल आज़ादी का मतलब? 1930 में हमें आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन कैसी आज़ादी मिली थी? आधी, थोड़ी सी अंग्रेज़ों की कैद के साथ साथ ही हमें आज़ादी दी गई थी 1930 में, लेकिन वो आज़ादी कबूल नहीं थी। तो इसीलिए वो बार बार मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ पेश कर रहे थे। ठीक है, देखो वो किस तरह के निडर इंसान थे। पूरी जो वहाँ के लोग थे सब उनके खिलाफ थे, कोई उनका साथ दिया? बताया ना, हज़ारों के मजमे में एक भी आवाज़ उनके तायद ना उठी, कोई उनके साथ नहीं उठा, लेकिन उन्होंने किसी से ना डरते हुए खुद ही वो बात सामने रख दी। हसरत की शख्सियत के जिस पहलू पर सबसे पहले नज़र जाती है और जम के रह जाती है वो उनका फ़िक्र इस्तगना है। अब सबसे पहले जो हसरत मोहानी की शख्सियत पर नज़र जाती है वो क्या है? उनकी गरीबी और मुफलिसी। फ़िक्र इस्तगना मतलब गरीबी और मुफलिसी, ठीक है, गरीबी और मुफलिसी थी। सारी ज़िंदगी उनका हाथ तंग रहा। अब उनकी जो ज़िंदगी थी वो हमेशा से तंग रही, मतलब उन्हें कभी भी अमीरी नहीं मिली, वो हमेशा से मुफलिस ही रहे, हमेशा से गरीब ही रहे। समझ में आया? उनकी शख्सियत का जो सबसे पहले उन पे नज़र जाती है वो कौन सी थी और जम के रह जाती है कि वो गरीब इंसान थे और उनका हाथ हमेशा से तंग रहा। ऐसों के दिल में दौलत की हर्ष कुछ ज़्यादा घर कर लेती है, मगर हसरत का मामला बरक्स था। अब जो ऐसे लोग होते हैं उनके दिल में कैसा होता है कि इतने गरीब है, हमेशा से इतना हमारा हाथ तंग रहा है, कुछ पैसे नहीं हैं, तो क्या सोचता है इंसान कि उनके दिल में हवस पैदा हो जाती है कि पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, जितना हो सके पैसा चाहिए। लेकिन हसरत का मामला उल्टा था, बरक्स उल्टा था। उन्हें कैसा था? उन्हें दौलत नहीं चाहिए थी। अगर कभी दौलत उन पर मेहरबान हुई तो मौलाना फौरन घबरा कर एक कदम पीछे हट गए।
اگر دولت کبھی ان کے پاس آنا بھی چاہتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے, ایک قدم پیچھے ہٹ جاتے تھے. مطلب وہ بہت گھبراتے تھے, انہیں دولت بالکل بھی نہیں چاہیے تھی. وہ ہمیشہ سے اسی طرح رہے, غریب اور مفلس, لیکن پھر بھی ان کے دل میں جو جذبات تھے وہ بہت زیادہ بلند تھے. ٹھیک ہے, بہت عظیم شخصیت تھے مولانا حسرت موہانی. اس سبق میں نور الحسن نقوی میں تو پھر تھوڑے تھوڑے پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے. ان کی زندگی تو پوری طرح سے نڈر میں گزری ہے, مطلب بہت زیادہ ہمت والے انسان تھے وہ. اب آگے بولا ہے, مہاتما گاندھی نے ایک بار پنڈت نہرو سے سوال کیا. اب مہاتما گاندھی ایک بار پنڈت نہرو سے سوال کرتے ہیں کہ جواہر لال یہ بتاؤ کہ دیش آزاد ہوا اور تم پردھان منتری بنائے گئے تو کیا تنخواہ لوگے. جسٹ وہ ایک پوچھتے ہیں کہ اگر تم دیش آزاد ہو گیا اور پردھان منتری بن گئے, مطلب پی ایم جو ابھی نریندر مودی جی ہیں, اگر وہ تم بن گئے اس زمانے میں, وہ پوچھ رہے ہیں سوال, تو تم تنخواہ کیا لوگے. گاندھی جی پوچھتے ہیں پنڈت جواہر لال نہرو سے, تو پنڈت جی جواب دیتے ہیں 100 روپے ماہوار. انہوں نے ازرہ انکسار سے مراد عاجزی کے ساتھ وہ جواب دیتے ہیں 100 روپے مہینہ. اب اس پر مہاتما چیخ پڑے, جواہر لال تم اس ننگے بھوکے دیش سے 100 روپے تنخواہ لوگے. 100 روپے مطلب دیکھو کس طرح وہ 100 روپے لینے پر تیار ہو گئے. سوچو کہ مطلب یہ سن کے گاندھی جی ایک دم حیران ہو جاتے کہ صرف 100 روپے, اتنا کم. اور آج کے پردھان منتری دیکھو کیسے, ان کے تو 100 روپے میں صرف 000 ہی ایڈ کر دو تو بھی ان کی تنخواہ نہیں پوری ہوتی ہے. امیر ابھی ایسا ہو گیا ہے کہ صرف امیر اور امیر ہوتے جا رہا ہے, غریب اور غریب ہوتے جا رہا ہے. صرف پالیٹکس, سب پالیٹکس کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے. جب دیش آزاد ہوا تو حسرت کی سمجھ میں یہ بات نہ آئی کہ پارلیمنٹ کے ممبر خود اپنی سرکار سے اتنی بڑی بڑی رقمیں سفر خرچ کے طور پر کیوں وصول کرتے ہیں. اب کیسا ہوتا ہے, پارلیمنٹ کے جو ممبر ہوتے ہیں وہ اپنی سرکار سے بڑی بڑی رقمیں لیتے ہیں. مطلب وہ جو ممبر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے, ان کا کیا اصول رہتا ہے کہ جہاں بھی تمہیں سفر کے طور پہ جانا ہے تو وہ حکومت سے وصول کریں گے پیسے, اور حکومت باقاعدگی سے انہیں پیسے بھی دے گی سفر جو خرچ. ابھی دیکھو کیسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اسکول اور کالج میں ہو, ٹھیک ہے, فار ایگزامپل اب اسکول اور کالج کے تم اسٹوڈنٹ ہو, اب اسکول تمہیں کہیں بھیج رہی ہے تو کیا بولتی ہے, میں سارا خرچ دوں گی, تم کو صرف جانا ہے. ایسا ہوتا ہے نا. اگر کالج تمہیں کہیں بھیجتی ہے دوسری کالج میں تو کیا کہتی ہے, وہاں تک جاؤ, اس کا جو سارا خرچ ہوگا وہ تمہیں ہم دیں گے. ویسے ہی تب بھی ہوتا تھا, پارلیمنٹ کے ممبروں کو سفر کا خرچ ملتا تھا. تو وہ سوچتے تھے حسرت کہ کیوں اتنا سارا خرچ سرکار سے پیسے لیتے ہیں لوگ سفر کے خرچ کے لیے. انہوں نے ایک مشاعرے کے منتظم سے کہا, منتظمین سے یہ کہہ کر سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا. منتظمین مطلب انتظام کرنے والی. سمجھ میں آ رہا ہے. مشاعرے میں وہ جب انہوں نے ایک مشاعرے کا جو انتظام کرنے والی ہوتے ہیں ان سے سفر خرچ لینے سے انکار کر دیا. مطلب وہ جب مشاعرے میں جاتے ہیں تو وہ جو منتظمین ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں آپ کا سفر خرچ, تو وہ لینے سے انکار کر دیتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آیا ہوں. اب وہ گرفتاری کے ڈر سے, مطلب وہ انگریز سب ان کے پیچھے پڑے تھے نا, تو وہ گرفتاری کے ڈر سے بلا ٹکٹ انجن میں بیٹھ کر آ گئے. انجن مطلب جو ڈرائیور کے پاس انجن, دیکھو انجن کے بعد ایک سیٹ ہوتی ہے, وہاں پر وہ چھپ کے ڈر کر بیٹھ کر آ جاتے ہیں بلا ٹکٹ. انہوں نے ٹکٹ نہیں لیا تو وہ بولتے ہیں منتظمین سے کہ میں کیسے کرایہ لے لوں, کیونکہ میں تو انجن کے پاس بیٹھ کر آیا ہوں بنا ٹکٹ. ایک بار پی ایچ ڈی کا زبانی امتحان لینے, اب وہ ایک بار کی بات بتا رہے ہیں کہ ایک بار وہ پی ایچ ڈی کا جب زبانی امتحان لینے وہ علی گڑھ گئے. اب وہ ایگزام لینے جاتے ہیں کہاں پر, علی گڑھ, پی ایچ ڈی کا. دستخط کے لیے دستخط کے لیے ٹی اے بل پیش کیا گیا. ٹی اے, اب ٹی اے مطلب, ٹی اے بل کون سا ہوتا ہے, ٹی اے مطلب الاؤنس, ٹریولنگ الاؤنس. ٹریولنگ الاؤنس کو یہاں پر ٹی اے کہا گیا ہے. ٹی اے مطلب ٹریولنگ الاؤنس.
मतलब आपको जो सफर में खर्च हुआ वो। तो टीए बिल उन्हें जब पेश किया गया, मेज़ान पर नजर पड़ी तो देर तक कहते रहे कि इतने बहुत से रुपयों का हम क्या करेंगे। अब जब वो नजर उन पर जाती है वो बिल पर, तो वो कहते हैं कि मैं इतने सारे रुपयों का क्या करूंगा। फिर तफसील पर नजर पड़ी तो चौंक गए। अब जब पैसे थे वहां पे टीए बिल पर, तो टीए बिल पर क्या लिखा था, पूरी तफसील लिखी थी ना कि क्या क्या का पैसा हम तुम्हें दे रहे, क्योंकि वो एग्जाम लेने जाते हैं ना, ज़बानी इम्तिहान लेने जब वो जाते हैं अलीगढ़, तो वो अलीगढ़ वालों ने उन्हें खुद बुलाया था ना, तो वो चाहते थे उन्हें वो सफ़र का पूरा खर्चा दे। तो जब खर्चा का पूरा एक्सप्लेनेशन वो पढ़ते हैं तो वो चौंक जाते हैं, बोलते हैं मैं तो 3rd क्लास में आया हूँ। अब पता है ना ट्रेन में क्लास होती है, मिडिल क्लास, 1st क्लास, 3rd क्लास। तो वो 3rd क्लास में जब वो 3rd क्लास से आते हैं तो 1st क्लास का वो किराया कैसे ले मतलब वो अलीगढ़ वालों ने उनको कैसा पैसा देते हैं, 1st क्लास का टिकट का पैसा देते हैं, लेकिन वो कौन सी क्लास में आते हैं, 3rd क्लास में। देखो कितना ईमानदारी यहाँ बताया गया है कि जब वो बिला टिकट आए हैं तो टिकट का पैसा क्यों ले, और जब वो 3rd क्लास से आए हैं तो वो 1st क्लास का पैसा क्यों ले। फिर इरशाद हुआ, हम तो आपके घर ठहरे हैं, ये कयाम व तवाम का खर्च क्या मानी। फिर कुछ और ख्याल आया, बोले हम तो दिल्ली में जा रहे हैं, रास्ते में जरा देर को यहाँ उतर गए, हम तो कुछ नहीं ले सकते। अब वो बोलते हैं कि मैं तो वो अपने दोस्त के घर ठहरते हैं ना, तो वो होटल का खर्चा क्यों ले। वो सोचते हैं कि जब मैं यहाँ पर ठहरा हूँ तो मैं होटल का खर्चा क्यों लूँ। जरा से देर में वो रास्ते में जा रहे थे, दिल्ली जा रहे थे, तो वो रास्ते में उतर जाते हैं वहां पर। तो वो बोलते हैं मैं क्यों पैसा लूं। देखो वो किस कदर ईमानदारी, उनके अंदर ईमानदारी और जो हुब्बुल वतनी का जज्बा था वो कूट कूट के उनकी रगों में खून की तरह दौड़ रहा था। ये बोल सकते हो आप लोग, जिस तरह हमारे नसों में खून दौड़ता है वैसे उनकी नसों में ईमानदारी दौड़ रही थी और हुब्बुल वतनी का जज्बा दौड़ रहा था। अब वो खर्च क्या पता था किसको, कोई और होता तो ले लेता ना कि अरे वाह मैं तो 3rd क्लास में बैठ के आया हूँ, मुझे 1st क्लास के पैसे मिल रहे हैं, किसको क्या मालूम, मैं तो ले लेता हूँ, बिला टिकट आया हूँ, मैं टिकट का पैसा भी ले लेता हूँ। लेकिन वो ऐसे इंसान बिल्कुल भी नहीं थे, वो बहुत ज़्यादा ईमानदार थे, एक एक पाई वो हलाल की कमाते थे। तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं कुछ भी नहीं लूँगा। समझ में आ रहा है। आगे, जो शख्स दरवेशाना ज़िंदगी बसर करता हो उसे रुपये पैसे की क्या ज़रूरत। अब दरवेशाना मतलब फ़कीरों की तरह। अब जो शख्स दरवेशाना ज़िंदगी गुजार रहा हो उसे पैसे की ज़रूरत कैसे पड़ेगी, है ना। क्या ज़रूरत, जब अगर वो फ़कीरों की तरह ज़िंदगी गुजारने में राज़ी है। इंसान को पैसे कब लगते हैं, जब उसे अच्छे से अच्छी ज़िंदगी, अच्छी से अच्छी लाइफ स्टाइल, उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा हाई चाहिए, तब उसे पैसे लगेंगे ना। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, उन्हें बिल्कुल भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। एक दोस्त को खाने पर मदऊ किया, दावत का वक्त आया तो मेहमान अजीज़ के लिए देवड़ी में चटाई बिछा दी। अब क्या किया उन्होंने, एक दोस्त को खाने पर मदऊ किया और जब दावत का वक्त आया, मदऊ मतलब बुलाया, उन्होंने एक दोस्त को इनविटेशन दी, खाने पे बुलाया, और जब दावत का उसका वक्त आया तो मेहमान को कहाँ बिठाया उन्होंने, देवड़ी में चटाई बिछाई। देवड़ी से मुराद कच्चे पक्के घर, कच्चा सा घर था और आंगन में चटाई बिछाकर बिठा दिया। फिर अंदर से एक रिकाबी में चने की दाल का सालन और तबाक में रोटियां ले आए। फिर क्या लाते हैं वो मेहमान के लिए, एक रिकाबी में चने की दाल का सालन लाते हैं और तबाक से मुराद बड़ी सी प्लेट मट्टी की, उसमें रोटी लेके आ जाते हैं, सीनी जिसे कहते हैं आमतौर पर। उसे मोहब्बत से बिठाया और मेज़बानी का हक अदा किया। अब उसे मोहब्बत से बिठाते हैं और मेज़बानी का हक अदा करते हैं। मेज़बानी मतलब किसी मेहमान की खातिरदारी करना मेज़बान का फ़र्ज़ होता है। समझ में आया। मेज़बानी का वो हक अदा करते हैं। लिबास की तरफ से वो हमेशा बेपरवाह रहे। अब वो लिबास, अब लिबास मतलब कोई भी लिबास चाहिए, वो हमेशा बेपरवाह थे। बेपरवाह मतलब उन्हें कोई लिबास की परवाह नहीं थी।
अरे कैसा भी मिला वो पहन लेंगे। अब हम कैसे हैं, जो नया लेटेस्ट फैशन आया हमें तो चाहिए, है ना। लेकिन वो ऐसे नहीं थे, वो बहुत बेपरवाह थे लिबास की तरफ। बेगम ने जो कपड़े दे दिए उन्होंने बिला तामुल पहन लिए। अब बेगम ने जो भी कपड़े दिए, मतलब बेगम, उनकी जो निशातुन निसा बेगम थी, वो उनके कपड़े खुद सीती थी और खुद ही धोती थी। जो कपड़े वो सी के देती थी वो बिला तामुल, बिना कोई झिझक हिचकिचाहट के पहन लेते थे। बिला तामुल मतलब बिना कोई हिचकिचाहट, कोई भी आना कानी किए बिना वो पहन लेते थे। इतने ज़्यादा सादा थे वो, सादा पसंद इंसान थे। मौलाना को अफसोस था कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है। अब उन्हें अफसोस था कि जो शेरवानी होती है वो उनकी बीवी को सीनी नहीं आती थी पहले, तो उन्हें अफसोस था कि उसे दर्जी से सिलवाना पड़ता है, दर्जी को पैसे देने पड़ते हैं। बेगम से जिक्र किया कि शेरवानी दर्जी से सिलवानी पड़ती है, तो बेगम ने क्या किया, शेरवानी की कटिंग भी सीख ली। तराश मतलब कटिंग। तो बेगम ने किसी दर्जी से शेरवानी की तराश सीख ली और दर्जी का किस्सा ही पाक हो गया। अब जब शेरवानी भी बेगम निशातुन्निसा बेगम ने सीख ली तो क्या किया उन्होंने, दर्जी का किस्सा भी ख़त्म हो गया। मतलब कुछ अब दर्जी नहीं सिलवाना है, हर कपड़े उनकी बेगम उनको सी के दे देती थी, बिना कोई तामुल, बिना कोई हिचकिचाहट के वो कपड़े वो पहन लेते थे। जब कॉलेज के असातिज़ा और तलबा ने हसरत के स्वदेशी स्टोर का बाइकाट किया तो वो ज़रा भी हर्षा ना हुए। अब जो कॉलेज के तलबा थे उन्होंने जब उनके स्वदेशी स्टोर, स्वदेशी बताया था ना मैंने, देश की जब स्टोर, स्वदेशी स्टोर का जब बाइकाट किया अपने मुल्क की, जब उसे बाइकाट किया तो वो ज़रा भी हर्षा नहीं हुए। हर्षा मतलब परेशान, वो ज़रा भी परेशान नहीं हुए। बोले हमारा खर्च ही कितना है जो फिक्रमंद हो। समझ में आ रहा है, उनकी स्टोर बंद हो गई लेकिन वो ज़रा भी परेशान नहीं हुए। हर्षा मतलब परेशान, वो ज़रा भी परेशान नहीं हुए। वो कहते हैं कि मैं क्यों परेशान हूँ, मेरा खर्च ही कितना है, मुश्किल से मेरा खर्च, मैं मतलब वो जब गरीब थे और उनकी खर्च करने की आदत भी नहीं थी तो उन्हें ज़रा भी खर्च करना नहीं था, तो वो बोलते हैं मैं क्यों फिक्रमंद हूँ, मेरा खर्च ही कितना है। मुलाजिम रखने की तो हालात ने कभी इजाज़त नहीं दी, कभी उनके हालात ऐसे नहीं थे कि वो मुलाजिम रखें। किराए के जिस मकान में रहते थे उसमें नल ही नहीं था। अब जो किराए के मकान में वो रहते थे उसमें नल नहीं था। जस्ट इमेजिन, हमारे घर में कितने नल होते, बेसिन का नल, वॉशरूम का नल, बाथरूम का नल, और भी पता नहीं कितने नल होते, और उनके मकान में एक भी नल नहीं था। मकान के सामने सड़क के इस पार पानी का नलका था। अब मकान के सड़क के उस पार पानी का नलका था। हसरत क्या करते थे, पाइचे चढ़ाकर, पाइचे मतलब अपनी जो पाइचे होती है उनको मतलब चढ़ा लेते ऊपर, बाल्टियां भर भर कर लाते और दिन भर की जरूरत के लिए खड़ों में पानी भर लेते। नल नहीं लगवाया उन्होंने घर पे, सामने एक नल था, पाइचे चढ़ा कर जाते थे वो नल के सामने और बाल्टी भर भर कर अपनी जरूरत के लिए पानी भरते थे। कोई इस काम में मदद करना चाहता तो सख्ती से इनकार करते थे। अगर कोई चाहता कि मैं लाओ मैं आपकी मदद करता, अभी होता है ना नॉर्मल, कोई इंसान बहुत सारा पानी भर रहा है तो अपन क्या बोलते हैं, क्या जरा हम भी मदद कर देते हैं, तो कोई मदद करने आता तो सख्ती से मना कर देते। आज़ादी के बाद पार्लियामेंट के मेंबर हुए तो इजलास में शिरकत के लिए दिल्ली के स्टेशन पर थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से इस शान से उतरे कि एक तकिया फटी हुई दरी में लपटा, रस्सी से बंधा दाहिनी बगल में है और बाएं हाथ में लोटा। अब जब वो आज़ादी के बाद जब पार्लियामेंट के मेंबर, अब पार्लियामेंट के मेंबर सोचो कितना अजीम होते हैं ना, क्या शान होती है उनकी, खाकी वर्दी पहन, मतलब अच्छी सी टोपी पहनकर, पीछे दो आदमी सामान उठाए एसी कंपार्टमेंट से उतरते हैं ना। अब बड़े बड़े लोग कैसे होते हैं, मेंबर जो होते हैं वो कितने अच्छे से होते हैं ना, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है वो बहुत अच्छा होता है। लेकिन वो देखो कैसे उतरे आज़ादी के बाद, जब वो शिरकत के लिए आए इजलास में, एक मेंबर की हैसियत से पार्लियामेंट के, और दिल्ली स्टेशन पे उतरे। कहाँ से उतरे, एसी की बजाय थर्ड क्लास कंपार्टमेंट से।
اور بہت شان سے اترے کہ ان کے پاس ایک تکیا جو پھٹی ہوئی دری میں لپٹا تھا، رسی سے بندھا تھا ان کی بغل سے، اور ہاتھ میں ایک لوٹا تھا. دیکھو کس طرح سادگی سے وہ اترے. اسٹیشن سے نکل کے کیا ہے با پیادہ نئی دلی کی مسجد میں جا پہنچے. اب اسٹیشن سے نکل کر وہ با پیادہ کہاں پہنچ گئے؟ نئی دلی کی مسجد میں جا پہنچے. یہی ان کی قیامیہ ہے. اب دیکھو، اب وہ اسٹیشن سے نکل کے کوئی ہوٹل میں رہنے نہیں گئے. کہاں رہنے گئے؟ مسجد میں، کیونکہ مسجد میں تو فری ہے رہنا، کوئی بھی رہ سکتا ہے. جس غریب ممبر پارلیمنٹ کو بھتے کے نام پر ایک پیسہ وصول نہ کرنا ہو، وہ یہ نہ کرتا تو اور کیا کرتا. اب وہ بہت غریب تھے، غریب ممبر تھے، اور بھتے مطلب الاؤنس، جو پیسے حکومت کی طرف سے ممبرز کو ملتے نا، اس کے نام پر انہیں کچھ بھی وصول نہیں کرنا تھا. تو وہ اور نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ وہ مسجد میں جانے کی بجائے اور کیا کرتے؟ کیونکہ انہیں پیسے تو وصول ہی نہیں کرنے تھے حکومت سے. سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح کی سادگی یہاں بتائی گئی ہے حضرت موہانی کے بارے میں. اگلا پیراگراف. حضرت شاعر تھے، حسن پرست تھے اور اخلاص کے پیکر تھے. وہ حسن پرست انسان تھے، شاعر تھے اور اخلاص کے پیکر تھے. مطلب سراپا خلوص، پیکر مطلب ایک برتن، اور بڑا سا جار تھے وہ اخلاص کے، سراپا خلوص کے وہ بھرے ہوئے تھے. جس سے ایک بار ملاقات ہو گئی اسے ہمیشہ محبت سے یاد کیا. جس سے بھی وہ ایک بار ملتے تھے اسے ہمیشہ محبت سے یاد کرتے تھے. وہ ایک نہایت زندہ دل عاشق مزاج انسان تھے، زندہ دل انسان تھے. مگر یہ سب عہد شباب کی باتیں ہیں، یہ سب ایک عہد شباب کی باتیں ہیں. انہوں نے جسے ٹوٹ کر چاہا وہ تھی ان کی بیگم نشاط النساء بیگم. مطلب یہ سب ایک ایسی ہی باتیں تھی. وہ ہر کسی کو محبت سے یاد کرتے تھے، لیکن وہ کسی کو ایک کو ٹوٹ کر چاہتے تھے. وہ کون تھی؟ ان کی بیگم نشاط النساء. کہا کرتے تھے کہ زلیخا، کملا اور نشاط نہ ہوتی تو ابو الکلام جواہر اور حسرت بھی نہ ہوتے. اب یہ جو تینوں بتائے گئے ہیں، زلیخا، کملا اور نشاط، یہ تینوں ابو الکلام کی بیگم زلیخا، جواہر لال کی بیگم کملا اور حسرت کی بیگم نشاط، یہ تینوں ہیں. تو ان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ تینوں نے اپنے جو ان تینوں کو تیار کیا تھا حب الوطنی کے لیے، کس طرح اپنے آپ کو سیکریفائس کیا تھا ان لوگوں نے ملک کے لیے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ حسرت کو اپنے وطن سے جو عشق تھا اور اس کی آزادی کے لیے ان کے دل میں جو بے پناہ تڑپ تھی، اس کی طرف کچھ اشارے اوپر کیے جا چکے ہیں. اب اوپر بہت سے اشارے کیے جا چکے ہیں کہ حسرت کو وطن سے بہت عشق تھا اور وہ بے پناہ تڑپ تھی ان کے آزادی کے لیے. ملک کی خاطر جیل تو ہزاروں لوگ گئے، لیکن وہاں لوگوں نے جس طرح زندگی گزاری اس سے ہم ناواقف نہیں ہے. اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ملک کے لیے جیل تو بہت سے لوگ گئے، لیکن جیل میں جانے کے لیے ان کا کیسا تھا؟ جیل میں جانے کے لیے انہیں ہر طرح کے وہ دیے جاتے تھے، ہر طرح کے انہیں آرام فراہم کیا جاتا تھا. انہیں ہر طرح کی آرام دی جاتی تھی، کھانے کے لیے، ہر چیز، پینے کے لیے. مطلب ایسا فیل نہیں ہوتا تھا کہ وہ لوگ جیل میں ہیں. وہ لوگ جیل میں ایسا کچھ فیل نہیں ہوتا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ بہت آرام سے وہ لوگ رہتے تھے. مثلا جیل میں مولانا آزاد اور ان کے رفقا کے شب و روز کیا تھے؟ اب ان کے جو دوست تھے مولانا آزاد اور ان کے رفقا جو تھے، انہوں نے کیسے دن نکالے؟ انہوں نے بالکل خراب، مطلب بالکل بولتے ہیں نا جس پہ رش وہ آ جائے، ایک دم ترس، ویسے طرح کی انہوں نے زندگی گزارے. غبار خاطر کے خطوط سے اس کا ہمیں علم ہو چکا ہے. غبار خاطر مطلب ایک کتاب انہوں نے جیل میں لکھی تھی، غبار خاطر. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور ایک اور کتاب انہوں نے لکھی تھی، چڑیا چڑے کی کہانی، یہ بھی انہوں نے جیل میں لکھی تھی. لیکن یہ غبار خاطر انہوں نے رنج و ملال کی کہانی انہوں نے اس کتاب میں لکھی تھی.
अब सुने हसरत का हाल खुद उनकी ज़बानी। अब वो बता रहे किस तरह उनका हाल था जेल में, जो बाकी लोगों का बताया ऊपर कि वो कितने सुकून से जेल में रहते थे, लेकिन उनका हाल कुछ इस तरह था। जेल पहुंचते ही एक लंगोट, जांघिया कुर्ता, एक टोपी के लिए, टाट का टुकड़ा बिछाने के लिए, एक कंबल ओढ़ने के लिए मिला। अब इस तरह के कपड़े उन्हें मिले, और टाट का टुकड़ा मतलब जो गोनी होती है उसका टुकड़ा, और एक कंबल ओढ़ने को मिला। एक कदा आहनी बड़ा, एक छोटा, ज़रूरियात को रफ़ा करने के वास्ते मुरहमत मिला। मुरहमत हुआ, समझ में आया? मुरहमत मतलब इनायत, और कदा है आहिनी मतलब लोहे का प्याला, एक प्याला मिला उन्हें खाने पीने के लिए, और ज़रूरियात को रफ़ा करने के लिए इनायत किया गया। फिर मुझे आला इलाहाबाद जेल मुंतकिल किया गया, जहाँ कैद की सारी मुद्दत रोज़ाना 1 मन आटा पीसना पड़ा। अब उन्हें कैद के लिए इलाहाबाद जेल भेजना गया, मुंतकिल किया गया। वहाँ कैद की सारी मुद्दत में उन्होंने क्या पीसा? रोज़ाना 1 मन आटा। और ये शेर उसी ज़माने की यादगार है। उसी ज़माने की यादगार पे एक शेर भी मुसन्निफ ने लिखा है कि है मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी है, मश्क सुखन जारी, चक्की की मुशक्क़त भी, एक तरफा तमाशा है हसरत की तबीयत भी। समझ में आ रहा है? हसरत का ताल्लुक गरम दिल से था। वो एक गरम दिल के इंसान थे, मतलब ऐसा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, ऐसे टाइप के वो इंसान थे। अहबाब के लाख समझाने के बावजूद वो हुकूमत से शदीद अदावत का रवैया तर्क ना कर सके। अब अहबाब मतलब उनके दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया कि वो हुकूमत से जो अदावत, जो नफ़रत का उनका रवैया है, वो उसे ख़त्म कर दे, और उसका जो खामियाजा है वो सारी ज़िंदगी उसका खामियाजा भुगता। अब उन्होंने सारी ज़िंदगी उसका खामियाजा भुगता ना, उन्होंने सब भुगता। उनके साथ कितने जुल्म हुए, कितनी बार जेल गए। सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू हुई और जेल जाने का वक्त आया। सिविल नाफरमानी मतलब सिविल नाफरमानी वो तहरीक है जिसमें अंग्रेज़ों को कानून को नहीं मानना था। तो वो जब तहरीक शुरू हुई और जेल जाने का वक्त आया, तो गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप पुलिस के साथ हो लिए। अब पुलिस के साथ चुपचाप कौन हो लिया? गांधी जी और दूसरे रहनुमा। हसरत ने सुना तो हैरान हुआ कि ये क्या नाफरमानी है। मतलब वो बोलते हैं ये हमारी कोई नाफरमानी नहीं है, अगर हम अंग्रेज़ों का कानून नहीं मान रहे तो ये हमारी नाफरमानी बिल्कुल भी नहीं है, हम क्यों इसके गुनाह में जेल जाएं। लेकिन गांधी जी और दूसरे रहनुमा चुपचाप इसे अपना गुनाह मानकर जेल चले गए। जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची तो दिल में जेल जाने की ख्वाहिश थी, मगर इजहार नाफरमानी के लिए ज़मीन पर औंधे लेट गए कि मैं नहीं जा रहा। वो दिल में सोच रहे थे कि जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि अंग्रेज़ तो जालिम थे, वो तो इसे नाफरमानी समझकर भेज देंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और ज़मीन पर औंधे लेट गए और बोलते रहे कि मैं नहीं जाऊंगा। मार पड़ रही है मगर नहीं उठे। उनके पीठ को, उनकी जो बैक थी पीठ, उन पर मार कर लहू लुहान कर दिया। सिपाहियों ने घसीटा तो घास पकड़ लिया। सिपाही घसीटने लगे तो वो घास पकड़ लेते कि मैं नहीं जाऊंगा, ये कोई नाफरमानी नहीं हुई। अगर हम किसी का कानून मानने से इनकार कर रहे तो ये कोई नाफरमानी नहीं है, क्या जुर्म है हमारा जो हम जेल जाएं। आखिर वक्त जबरदस्ती बहज़ारे दिक्कत जबरदस्ती लॉरी पर लद कर ले जाए गए। लॉरी पर लाद कर मतलब बहुत सारी कोशिशों के बाद, हज़ारे दिक्कत मतलब बहुत सारी कोशिशों के बाद जबरदस्ती वो लॉरी पर लाद कर ले गए। गांधी जी और उनके फलसफे अदम तशद्दुद के वो कायल ना थे। मतलब गांधी जी का और जो दूसरे लोग थे उनका फलसफा क्या था? अदम तशद्दुद, मतलब हर चीज़ को सह लो और उसका कोई जवाब मत दो, मतलब अहिंसा, मतलब मारपीट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अदम तशद्दुद के वो हसरत मोहानी नहीं कायल थे। वो कैसे थे? फौरी तौर पर मुकम्मल आज़ादी वाले, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले उनकी तजवीज़ थी। तो गांधी जी और दूसरे रहनुमाओं ने उन्हें समझाया कि इसका वक्त नहीं आया, मगर वो ना माने। वो समझाते थे कि अभी ऐसा मत करो, अभी चुपचाप से जो है वो सह लो, लेकिन वो नहीं मानते थे। हसरत की तजवीज़ के खिलाफ तकरीर करते हुए गांधी जी ने कहा,
حضرت صاحب ہمیں اس پانی میں لے جانا چاہتے ہیں جس کی گہرائی کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. اب دیکھیے گاندھی جی خود حضرت کے خلاف کھڑے ہو گئے. حضرت کے خلاف کھڑے ہو گئے گاندھی جی اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمیں ایسے دریا میں لے جانا چاہتے ہیں, ایسے پانی میں لے جانے چاہتے ہیں جس کی گہرائی ہمیں نہیں پتا ہے. مطلب وہ جو فوری طور پر فیصلہ کرتے ہیں اس وجہ سے ہم سب ڈوبنے والے, یہ ہم سب کے خلاف ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے کس طرح وہ لوگوں کو اپنی تقریروں میں بتاتے تھے کہ حضرت موہانی کے غلط فیصلے ہیں. حضرت بڑے بے باک اور بلا صاف گو تھے. مطلب وہ بڑے بے باک انسان تھے اور بڑی صاف دل کے تھے. دل کی بات زبان پر لانے میں انہیں کبھی کوئی تعامل نہ ہوتا. وہ کبھی ہچکچاتے نہیں تھے اگر دل کی بات وہ زبان پہ لے آتے تھے. اس میں کبھی کبھی ناگفتنی بات بھی زبان سے نکل آتی جس کا تاوان بہرحال انہیں بھگتنا پڑتا تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ایسی کوئی بات جو بات کہنے کے لائق نہ ہو, ناگفتنی مطلب ایسی بات جو لائق نہیں ہو کہنے کی, وہ کبھی سامنے آ جاتی, نکل جاتی ان کی زبان سے, تو وہ اس کا تاوان بھی بھگتتے تھے. تاوان مطلب سزا, اس کو سزا بھگتتے تھے. لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ حضرت غور و فکر کے عادی تھے یا ان میں تدبیر کی کمی تھی. لیکن یہ ایسا بالکل غلط ہے کہ ان میں کوئی تدبیر کی کمی تھی. مطلب وہ کسی طرح کی کمی تھی ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی یا تدبیر کرنے کی. وہ بہت سیدھے اور بہت بے باک انسان تھے. ان کے مزاج میں ایک طرح کی جلد بازی ضرور تھی. وہ ہر کام جلدی کرتے تھے. ان کا دماغ بھی اسی طرح تیز رفتاری سے سوچتا تھا, اور جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے تھے تو چونکہ مصلحت ان کا مزاج میں گزر نہ تھا. اب جب وہ کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے تھے تو مصلحت مطلب صلاح لینا. اب اگر وہ تیز رفتاری سے سوچتے اگر کسی مصلحت میں پہنچ جاتے تھے, کسی نتیجے پہ پہنچتے تھے, تو وہ کسی سے صلاح نہیں لیتے تھے, کسی سے بھی صلاح نہیں لیتے تھے اگر وہ کوئی نتیجے پہ پہنچ جاتے تھے. تو یہ ان کے مزاج میں نہیں تھا. موقع محل دیکھے بغیر دل کی بات زبان پر لے آتے تھے. موقع محل مطلب مناسب جگہ دیکھ کر وہ دل کی بات کو زبان پر لے آتے تھے. ورنہ ان کی دور اندیشی اور فہم و فراست کے ثبوت میں بہت سی دلیلیں پیش کی جا سکتی ہیں. دلیلیں, اب ان کے جو دور اندیشی اور فہم و فراست, جو عقل ہے ان کی دور اندیشی اور ان کے عقل میں بہت سی ثبوت اور دلیلیں پیش کی جا سکتی ہے. وہ کس طرح سے بالکل صحیح فیصلے لیتے تھے. اگر وہ کوئی فیصلے اور نتیجے پہنچ جاتے تھے, وہ کسی سے کوئی صلاح نہیں لیتے تھے. یہ ان کے مزاج میں نہیں تھا کہ وہ کسی سے صلاح لے نتیجے پہ پہنچنے کے بعد. ٹھیک ہے, لاسٹ پیراگراف. مولانا حضرت موہانی کو پہلی بار نئی دہلی کی ایک مسجد کے پاس الجھی ہوئی بے ہنگم داڑھی, پچکی ہوئی تر کی ٹوپی, ٹوٹی ہوئی کمانی کی اینک, ملی دلی شیروانی کے ساتھ ایک ہاتھ میں لوٹا اٹھائے, دوسرے ہاتھ میں رسی بندھا دری تکیا سنبھالے پھٹی باریک آواز میں بولتے ہوئے دیکھا تو ایک عظیم الشان دیوار ڈھٹی ہوئی نظر آئی. اب مولانا حضرت موہانی کے بڑھاپے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب انہیں دیکھا گیا تو وہ اس حال میں تھے جو ابھی میں نے پڑھا ہے, اس حال میں تھے. تو ایسا فیل ہو رہا تھا جیسے ایک عظیم الشان دیوار, بڑی سی دیوار ڈھہ رہی ہو. مطلب کوئی اتنا عظیم ترین شخص ختم ہو رہا ہو. سمجھ میں آ رہا ہے. مگر جب ان کی حالات زندگی اور کارناموں سے شناسائی حاصل ہوئی تو اس شکستہ دیوار کے ملبے سے ایک مینار نور بلند ہوتا دکھائی دیا, ایسا بلند کہ آج تک اس کا ہمسر کوئی دوسرا مینار نظر نہیں آیا. مطلب جب ان کے زندگی کے کارناموں کے بارے میں دیکھا گیا تو کیا سامنے آیا کہ وہ اتنی بڑی دیوار ہے, اتنی بڑی مینار ہے اور اتنی نور سے بلند ہے کہ ان کا سامنا کوئی اور دیوار, کوئی اور مینار نہیں کر سکتی. سمجھ میں آیا کس طرح نور الحسن نقوی نے ان کے کردار کے بارے میں یہاں بتایا اور ان کے جذبے اور حب الوطنی جذبے کو سامنے رکھا ہے کہ کیسے وہ انسان تھے. سمجھ میں آیا پڑھ کے کس طرح دلیر انسان تھے وہ, ان کے جذبے کتنے بلند تھے.